अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कवर करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपके सामने डायपोल मूवमेंट और बॉन्ड एनर्जी और उससे रिलेटेड चीज़ों को मैंने कवर किया था। इस वाली वीडियो में मैं थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को कवर करूंगा। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कोवेलेंट बॉन्ड के लिए थ्योरीज क्यों मार्केट में पेश आई। सवाल ये कि कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ऐसा इशू क्या था कि साइंटिस्ट को ये जरूरत पड़ी कि हम कोवेलेंट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करें। तो इसको हमें समझने से पहले सबसे पहले लुईस के कॉन्सेप्ट के फेलियर्स को समझना पड़ेगा। देखिए 1916 में लुईस ने कोवेलेंट बॉन्ड का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट पेश किया और वो ये क्या था कि एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन के दरमियान पाए जाने वाली रिपल्जन को उसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो सबसे बड़ा लुईस का फेलियर ये था कि दोनों नेगेटिव चार्ज हैं और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो आपकी इस कॉन्सेप्ट में इस रिपल्जन के बारे में कोई अकाउंट नहीं है। तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए कि भाई लुईस का ये वाला कॉन्सेप्ट सही नहीं है। इसी तरह फिर एक और चीज आ गई कि क्या इस डॉट एंड क्रॉस डायग्राम से किसी भी इंसान को मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का पता लगता है। मतलब मिसाल के तौर पे मैं वाटर का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बना दूं और मैं आपसे कहूं कि वाटर के डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर के जरिए आप जो है ना वाटर के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिफाइन करें, तो ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते। तो दूसरा सबसे बड़ा फेलियर ये था कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिफाइन नहीं हो रही थी। तीसरा, इलेक्ट्रॉन की रोटेशन से क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है या नहीं होती, ये भी डिफाइन नहीं हो रहा था। तो ये तीन बड़े बड़े फेलियर थे लुईस के और ये 1936 तक लुईस का कॉन्सेप्ट चलता रहा। तो फिर जो है ना मार्केट के अंदर मतलब कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट चलता रहा 1920 तक, सॉरी। और फिर मार्केट के अंदर लोगों के अंदर ये सवाल जन्म लेना शुरू हो गए कि भाई लुईस का ये आइडिया सही नहीं है। तो फिर इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हुई और वर्किंग में नतीजतन क्या डेवलप होना शुरू हुई, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहली थ्योरी जो सामने नजर आई वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिन साइंटिस्ट ने पेश की, हिटलर एंड लंदन ने, इनका नाम मेंशन कर दिया मैंने। 1927 की बात है ये। अच्छा, नाम और डेट याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने लोगों को आने के बाद सबसे पहले बॉन्ड फॉर्मेशन सिखाया। भाई लुईस क्या कहता था, बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है कि एक एलिमेंट अपना डॉट दूसरा एलिमेंट अपना क्रॉस इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि इस तरह बॉन्ड नहीं बनता। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जब कभी भी किसी भी एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो वहां पे बेसिकली डॉट एंड क्रॉस की शेयरिंग नहीं होगी, वहां पे ओवरलैपिंग होगी। किसकी ओवरलैपिंग होगी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। भाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन है? एस, पी, डी, एफ। आपको पता है एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। पी का शेप कैसा होता है? डम्बेल होता है। डी का शेप क्या होता है? डबल डम्बेल होता है। एफ का शेप सॉकर टाइप होता है। एफ हमारे कोर्स में डिस्कस हम करते नहीं है। तो लुईस कहता था कि एटॉमिक बॉन्ड बनने में, कोवेलेंट बॉन्ड बनने में डॉट एंड क्रॉस हो रहा है। लेकिन थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में पहली जो थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो कहती है कि एटम के दरमियान बॉन्ड उस वक्त बनता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, तब जाके बॉन्ड फॉर्म होता है। तो सबसे पहली बात बॉन्ड फॉर्मेशन सिखाई। अब लोगों ने कहा कि यार आप एक बात बताएं कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल कितने तरीके से हो सकती है। तो उसने कहा देखें, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दो तरीके से होगी। पहला तरीका उसने क्या बताया ओवरलैपिंग का, कि एक तो ओवरलैपिंग होगी हेड टू हेड ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग या लीनियर ओवरलैपिंग। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब ये किस तरह हो सकती है? देखो उसने कहा कि देखिए मिसाल के तौर पे एस ऑर्बिटल है, स्फेरिकल शेप का है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये एस ऑर्बिटल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। सही है। चलो मिसाल ऐसी लेते हैं, मतलब मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की मिसाल ले लेते हैं। हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर बॉन्ड बना रहा है। आपको पता है लुईस के मुताबिक हाइड्रोजन किस तरह बॉन्ड बना रहा था? इस हाइड्रोजन का डॉट दूसरे हाइड्रोजन का क्रॉस आपस में मिलकर क्या बना रहे थे? बॉन्ड। लेकिन थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के मुताबिक ये नहीं है। थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या बोल रही है? इस हाइड्रोजन का ये एटम है,
ये उसका s ऑर्बिटल है, ये सेंटर में उसका न्यूक्लियस है, ये उसका एक इलेक्ट्रॉन है। एक दूसरा हाइड्रोजन है, उसके पास भी क्या है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका एक इलेक्ट्रॉन है। ये s ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। और ओवरलैप करने से कौन सा बॉन्ड बनेगा, इनके दरमियान हेड टू हेड ओवरलैप करने से बॉन्ड जो बनेगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड। वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये जो सिग्मा और पाई बॉन्ड के कॉन्सेप्ट है, ये भी किसके जरिए है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आने के बाद जन्म लिए। तो क्या है भाई, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरह ओवरलैप करें, हेड टू हेड, एक का सर दूसरे से सर टकराएगा। जब होगा क्या, एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से ये क्या हुआ, ओवरलैप हुआ। ओवरलैप होने के बाद जो फाइनल ऑर्बिटल बनेगा वो इस तरह का होगा। अब फाइनल ऑर्बिटल में क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन के एटम का न्यूक्लियस, ये दूसरे हाइड्रोजन के एटम का न्यूक्लियस, इन दोनों के दरमियान क्या है, इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हुए हैं और बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के पीछे क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या होना, ओवरलैप होना। रादर के आप लोगों को क्या बताएं कि डॉट एंड क्रॉस मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, बल्कि अब आइडिया मॉडिफाई हो चुका है, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर बॉन्ड बनाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो न्यूक्लियस के दरमियान आपस में क्या होते हैं, शेयर्ड फॉर्म में होते हैं। सही है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग या लीनियर ऑर्बिटलिंग, इस तरह से ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा बेटा वो क्या बॉन्ड कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। सिग्मा बॉन्ड इस तरह होता है। अच्छा, अब सिग्मा बॉन्ड की टाइप्स, कितने तरह के सिग्मा बन सकते हैं, 3 तरह के, एसएस सिग्मा, एसपी सिग्मा और पीपी सिग्मा। अच्छा, एसएस सिग्मा का मतलब एक एलिमेंट का एस दूसरे एलिमेंट का एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें। एसपी सिग्मा का मतलब एक एलिमेंट का है दूसरे एलिमेंट का पी आपस में ओवरलैप करें। इसी तरह पीपी का मतलब एक का पी दूसरे का पी। अच्छा, अब जरा एसपी में देखते हैं, एसपी सिग्मा में क्या नजर आ रहा है, हाइड्रोजन के पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो उसके पास ऑर्बिटल ही एस ऑर्बिटल होता है। एस ऑर्बिटल, पहला एस ऑर्बिटल, कंफिगरेशन क्या होती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की कंफिगरेशन होती है 1s1। इसके पास एस ऑर्बिटल है और इसके एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है बच्चों। सही है। अब आ जाओ फ्लोरीन पे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब पे। फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। कंफिगरेशन करो 1s2 2s2 2p5। देखो 1s2 2s2, 1s2 भरा हुआ है, 2s2 ऑर्बिटल भरा हुआ है। अब आ जाते हैं पी ऑर्बिटल पे। पी ऑर्बिटल के अंदर टोटल कितने खाने होते हैं, 3। एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। बेटा पी में टोटल कितने दिए हैं, 5। 5 का मतलब पता है क्या है, px में 2 है, ये फिल्ड हुआ हुआ, py में 2 है, ये फिल्ड हुआ हुआ, कौन सा खाली है, pz। तो फ्लोरीन अपना कौन सा ऑर्बिटल लेकर आएगा, pz ऑर्बिटल। हाइड्रोजन के पास है ही s ऑर्बिटल, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपना s और फ्लोरीन अपना pz ऑर्बिटल ला के आपस में ओवरलैप। ये हाइड्रोजन का s है, ये फ्लोरीन का pz है, दोनों हेड टू हेड ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, sp सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह फ्लोरीन F2 Cl2 Br2 I2, इन सब के अंदर कौन सी ओवरलैपिंग हुई होगी, pp ओवरलैपिंग। कैसे अभी बात की, जैसे कि एक फ्लोरीन का एटम दूसरा फ्लोरीन का एटम, इसके पास भी कौन सा ऑर्बिटल है, pz, खाली एक इलेक्ट्रॉन रखता है, इसका भी pz एक इलेक्ट्रॉन रखता है, दोनों के pz आपस में टकरा के हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके कौन सा बॉन्ड बना लेंगे बच्चों, पीपी सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। तो कितने तरह के सिग्मा बॉन्ड होगा, 3 तरह के, एसएस, एसपी और पीपी। अब सवाल ये कि सर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्मा कौन सा होगा। ऐसे तो सिग्मा बॉन्ड होता ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, लेकिन इन सब में भी तीनों में कौन सा होगा। तो भाई स्ट्रेंथ सिग्मा बॉन्ड की हम डिफाइन करेंगे ओवरलैपिंग एरिया के बेस पर। देखें सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग किसमें नजर आएगी, इसमें, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, देन इसमें, एंड देन सबसे कम इसमें। तो स्ट्रेंथ जो है हम सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग एरिया से बताते हैं कि एसएस और एसपी और पीपी। अच्छा, अब कुछ और बातें रिमेनिंग है, वो जरा देख लें। सिग्मा बॉन्ड डिसाइड द ज्योमेट्री। सर क्या मतलब, सिग्मा बॉन्ड जब बनेगा तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिफाइन होगी। देखो कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये 4 सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ जब बन जाते हैं तो इसकी ज्योमेट्री हो जाती है टेट्राहीड्रल, इसकी ज्योमेट्री हो जाती है टेट्राहीड्रल। तो सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताता है। भाई एक सिग्मा बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, 2 सिग्मा होंगे तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अलग हो जाएगी, 3 सिग्मा होंगे तो अलग होगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बयान करने में सिग्मा का बड़ा रोल है। ये ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्जन थ्योरी में, तो वहां पे ये बात मजीद क्लियर हो जाएगी। इसी तरह सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है।
कैन नॉट बी अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल। मिसाल के तौर पे दो एटम है ना, इन दोनों के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनाओ। अब कोई इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाली चीज क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये अगर चाहे इलेक्ट्रॉन के चक्कर में इस पे अटैक करे तो ऐसा हो नहीं सकता। इलेक्ट्रोफाइल सिग्मा बॉन्ड पे अटैक नहीं करता, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा पाई बॉन्ड पे अटैक करता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब स्टेबल होता है, इस पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता। और पांच आखिरी बात क्या लिखी, ओनली हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो ये अभी मैं जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा तो वहां पे मैं आपको ये बता दूंगा कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, ठीक है। तो भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बताया, दुनिया को बॉन्ड फॉर्मेशन सिखाई, और उसने क्या कहा कि बॉन्ड किस तरह फॉर्म होता है, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लोगों ने पूछा ओवरलैपिंग किस तरह होती है, तो उसने कहा ओवरलैपिंग दो तरीके से होती है। पहली ओवरलैपिंग हेड टू हेड होती है, दूसरी ओवरलैपिंग जो है वो साइडवेज। हेड टू हेड है, उससे कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। सिग्मा की टाइप्स बता दी, सिग्मा की एग्जांपल्स दे दी। अब हम आते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग, जिससे कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों, पाई बॉन्ड। साइडवेज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग, इससे जो बॉन्ड बनने वाला है वो पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड हमेशा याद रखना कि एसएस के दरमियान नहीं बनेगा, हमेशा पीपी के दरमियान बनेगा। इस तरह कुछ है, देखो यहाँ पे सर से सर टकरा रहे हैं, यहाँ पे साइड से साइड टकरा रही है। एक ऑर्बिटल की साइड दूसरे ऑर्बिटल की साइड से टकरा के क्या बना रहा है, क्या बना रहा है बच्चों, पाई बॉन्ड। अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, देखो ये पी ऑर्बिटल है, सही है बेटा, ये पी ऑर्बिटल है, ये नोड है। व्हाट इज नोड, ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन ना हो, ये नोड है। नोड, इसको नोडल प्लेन कहते हैं या नोड कहते हैं। ये जो ऊपर नीचे, इसको लॉब्स कहते हैं, LOBS लॉब्स। अब देखो ये दो ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप होंगे, इस तरह ओवरलैप होंगे। ओवरलैप होके या तो ऊपर बॉन्ड बनेगा या नीचे बॉन्ड बनेगा, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो और फिर ये उस वक्त ओवरलैप हो तो ऊपर बॉन्ड बन जाएगा, और अगर इसका और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो और ओवरलैप हो तो नीचे बॉन्ड बन जाएगा। तो पाई बॉन्ड या तो नोड के ऊपर बनेगा अपर लॉब्स में या लोअर लॉब्स में, दोनों तरफ बन सकता है, ठीक है। अच्छा, पाई बॉन्ड डज नॉट डिफाइन द ज्योमेट्री। बेटा ज्योमेट्री पर पाई बॉन्ड का असर नहीं होता। मतलब मिसाल के तौर पे जरा देखें, ये है आपका, सही, ये है इथीन मॉलिक्यूल है, इथीन गैस है। इसका शेप होता है ट्रिगनल प्लेनर। देखिए आप गौर से देखिए ना, आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, 1 2 और ये 3, ये पूरा ट्रायंगल नजर आ रहा है। इसका शेप होता है ट्रिगनल प्लेनर। देखो ये पाई बॉन्ड है, जब कभी भी कार्बन डबल बॉन्डेड होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, सही। ये सिग्मा है, ये पाई। देखो मैं पाई हटा देता हूं, पाई बॉन्ड हट गया, तब भी ज्योमेट्री पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पाई बॉन्ड आ जाएगा, तब भी ज्योमेट्री पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री सिग्मा ही डिफाइन करेगा, पाई बॉन्ड डिफाइन नहीं करेगा, सही है। ये बात ध्यान में रखना आपने कि पाई बॉन्ड के जरिए ज्योमेट्री पर कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, कैन बी अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल। देखो अब जरा सुनना, अब देखो इथीन का ही पाई बॉन्ड है, अब एक इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे आपने बेंजीन में देखा, बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड पे कौन आके अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये आगे इस पे क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड पर अटैक करता है, क्योंकि वो फ्रीली इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वो इजीली ऑब्टेन कर सकता है। इसी तरह हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सिग्मा बनाते हैं, तो अनहाइब्रिडाइज कौन से बनाएंगे, पाई बॉन्ड। अब ये वाली बात जब हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट आएगा बेटा, तो वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी तरह क्या पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग होता है, तो बेटा P1 और PZ पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं है, परपेंडिकुलर है। क्यों, आपने सुना है कि एक्सेस एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर है। ये x, ये y, ये z एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऐसा नहीं हो सकता कि PY ऑर्बिटल, ऐसा नहीं हो सकता कि PY ऑर्बिटल, जैसे कि ये लेट्स सपोज PY ऑर्बिटल है, ये जाके ओवरलैप कर रहा हो इस तरह PZ से, ये ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग है 90 डिग्री पर। परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग नहीं होती। पाई बॉन्ड में क्या होती है, पैरेलल ओवरलैपिंग। अगर एक PY है तो वो PY से इस तरह ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा, और अगर इसी तरह बेटा अगर एक PZ है तो ये दूसरे PZ से मिलकर इस तरह ओवरलैपिंग करके क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए पैरेलल ओवरलैपिंग होना जरूरी है। तो भाई ये चीज है सिग्मा और पाई बॉन्ड की, जो कि किसके जरिए जन्म लिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ना होती तो हम लोग बॉन्डिंग ही नहीं समझ पाते, और हम लोग जो है वो लेविस के फेलियर पर ही चलते रहते हैं और लेविस के कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं। अब एक नई थ्योरी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, अब हम दूसरी थ्योरी को समझते हैं, और जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझने से पहले आपको मैं दो बातें पेश करूंगा आपके सामने जो कि आपने अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स में सीखी हुई है। ठीक है बेटा, अब वो बातें क्या हैं जरा और से देखें। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि ये दो वेव्स हैं, सही है, और दोनों का फेज एंगल सेम है, मतलब दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये दो वेव्स हैं, दोनों का फेज एंगल क्या है, सेम है, यानी सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, और फिर ये दोनों जाके आपस में इंटरफेयर करती हैं, यानी मर्ज होती है। तो दो फेज, सेम फेज वाली वेव्स जब आपस में एक दूसरे में इंटरफेयर करेंगी तो वो इंटरफेरेंस कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, आप भी हैरान होंगे केमिस्ट्री के अंदर पता नहीं सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे कहां पे आ गए, तो आप जरा शांत रखें, मैं आपको बताता हूं। तो एक वेव दूसरी वेव से ओवरलैप करेगी तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा बच्चों, कंस्ट्रक्टिव। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, जो रिजल्टेंट वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड से लार्ज होता है। ये रोशनी है, ये रोशनी है, रोशनी प्लस रोशनी, ज्यादा रोशनी, जिससे बारिश आती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। ठीक है, इसी तरह ये रोशनी ये आपस में मिलकर ज्यादा रोशनी हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो दो वेव्स हैं ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने वाली वेव्स है, ये आउट ऑफ द फेज वेव्स है, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है। अब अगर ये दोनों इंटरफेयर करेगी तो इन दोनों के दरमियान कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, रोशनी प्लस रोशनी, अंधेरा। ऐसा केस आपने कभी देखा है कि रोशनी और रोशनी मिलकर अंधेरा हो रहा। देखो हाईवे पे जब गाड़ियां आमने सामने आ रही होती है तो एक गाड़ी सामने से आती है, एक गाड़ी आपकी होती है, दोनों की लाइटें टकरा रही होती है लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा होता, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हमारे सामने एग्जाम्पल है, बहुत सारी लाइट आपस में मिलकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रही है और जो है ना वो तो अब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सर आप कहां से लेकर आ गए बेटा, वेव्स की जब हम बात करते हैं तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ये भी एक तरह से वेव ही होते हैं। ठीक है, अब इसको जरा समझते हैं। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बताती है, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल से समझते हैं। देखिए ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये उसका सेंटर में उसका न्यूक्लियस है, ये उसका एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके शेल में रिवॉल्व कर रहा है। बेटा ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, ये उस सेंटर में उसका न्यूक्लियस है और ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है। बहुत गौर से सुनना, ये दोनों के लिए न्यूक्लियर एक्सेस है। न्यूक्लियर एक्सेस का मतलब इस लाइन पर दोनों के न्यूक्लियस अलाइन हुए हैं, मतलब इसी लाइन पर रहते हुए इसका भी न्यूक्लियस है और इसका भी न्यूक्लियस है। अब होगा क्या, ये एक वेव है और ये एक दूसरी वेव है। जब दो वेव्स आपस में टकराती हैं तो या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। बिल्कुल इसी तरह जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में टकराते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो पहले हम कंस्ट्रक्टिव को देखते हैं। देखें ये हाइड्रोजन का एटम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया। इत्तेफाक से इन दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन इस लम्हे यहां पर है इसका भी, और उस लम्हे इसका भी इलेक्ट्रॉन यहां पर है। इस लम्हे ये दोनों आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा ये एनर्जी एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या है, हमने एनर्जी दी हुई। अच्छा देखिए ये एटम है, ये इसका एटम है हाइड्रोजन का, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, दोनों के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन है, दोनों एटम आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। अच्छा केमिस्ट्री में कोलाइड करने को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, LCAO से, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। LCAO की फुल फॉर्म लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एक ही लाइन पर, एक ही न्यूक्लियर एक्सिस पर रहते हुए दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल दो वेव्स की तरह आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। अच्छा अब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो ये दोनों आपस में मिलकर बेटा बना लेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल में अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो फाइनल ऑर्बिटल बनेगा उसका शेप इंडिविजुअल से क्या होगा, लार्ज होगा। जैसे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंडिविजुअल वेव से फाइनल वेव का, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड लार्ज था, शक्ल बड़ी थी, बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, लार्ज हो जाएगा। अब क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। ये एक एटम का न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हुए, शेयर हुए। गौर से सुनना, इस वक्त न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है इस वक्त। हाँ, तो इस वक्त आपको एक चीज ध्यान में रखनी है
कि ये जो एटम है, इन एटम के न्यूक्लियस के दरमियान जो जगह है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन यहीं पर लाई कर रहे हैं, बेहतरीन इलेक्ट्रॉन मौजूद है यहाँ पे। तो क्या होगा, जब कभी भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले और दोनों में कौन सा इंटरफेरेंस हो, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों सामने सामने और उस लम्हे ये आपस में ओवरलैप कर जाए, तो इनके ओवरलैपिंग से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जो बॉन्ड जो ऑर्बिटल फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चूंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, तो बेटा हेड टू हेड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो अब वो बोलेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके जो है ना वो मिलकर क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अच्छा आप देखिए, गौर से देखें, ये एनर्जी एक्सिस है। एनर्जी एक्सिस में इंडिविजुअल एटम की एनर्जी ज्यादा है। जब ये आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं और तो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम, क्योंकि मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, इंडिविजुअल एटम क्या होते हैं, अनस्टेबल। जैसे कि ये कुंवारे हैं और अभी एक रिश्ते में बन चुके हैं, तो ये स्टेबल हो गए। तो देखिए, बीएमओ की एनर्जी इंडिविजुअल एटम की एनर्जी से कम होती है, बीएमओ की एनर्जी इंडिविजुअल एटम की एनर्जी से कम होती है। अब लेट सपोज सर, अगर दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिले और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, तो वो क्या होगा। तो जरा देखो बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और इसका भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है, किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये खाली खाली ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। अगर खाली खाली ऑर्बिटल ओवरलैप किए तो बेटा होगा क्या, जरा गौर से देखो। जैसे ये ऑर्बिटल टकराने आएंगे, तो ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन तो लेकर ही नहीं आ रहे, तो अपने क्या टकरा रहे हैं, न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस से टकराने जा रहा है। जब इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस से टकराएगा बेटा, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इन दोनों के टकराने से दोनों में रिपल्जन होगी, और रिपल्जन से इनकी शक्लें बिगड़ जाएंगी। जैसे कि नहीं, आपके सामने कोई ना चाहते हुए कोई ऐसा शख्स आ जाए जिसको आप नापसंद करते हैं, तो आपकी शक्ल पे कैसे मुंह 12 बज जाते हैं, आपका चेहरा बिगड़ जाता है, मुंह बनाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये दोनों टकराएंगे, तो इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस से टकराएगा, तो न्यूक्लियस में चूंकि पॉजिटिव है तो रिपल्जन होगी। रिपल्जन से दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। दोनों में गैप पैदा हो जाएगा, और इस गैप को हम कहते हैं नोडल प्लेन। व्हाट इज नोडल प्लेन, ऐसी जगह जहां पे न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए। देखो बीएमओ में नोडल प्लेन नहीं है, न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन है। एबीएमओ में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना है, क्या पाया जाता है, नोडल प्लेन, ठीक है। और इसको हम सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये आप दोबारा एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। बॉन्ड यहाँ पे बना, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना है, ये स्टिल एक टेम्परेरी स्टेट है। ये दोबारा इलेक्ट्रॉन रीऑर्गेनाइज होगा, फिर दोबारा टकराएंगे। अगर टकराना हुआ और कंस्ट्रक्टिव टकराना हुआ तो बॉन्ड बन जाएगा, डिस्ट्रक्टिव टकराना हुआ तो बॉन्ड नहीं बनेगा। इसी तरह जब हम बीकर में मॉलिक्यूल को मिलाते हैं बेटा, तो जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं, तो या तो कॉम्बिनेशन से एटॉमिक और बॉन्ड बनता है या नहीं बॉन्ड बनता। जरूरी थोड़ी कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। कुछ रिएक्टेंट बेचारा अपनी एनर्जी वेस्ट ही करता रहता है। क्यों, क्योंकि उनके दरमियान कोलिजन से एबीएमओ बन रहा होता है, बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। अब यही सारी बात को हमने वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दिया। इससे रिलेटेड एमसीक्यू किस तरह आ सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप जरा देख लें वर्डिंग में मैंने क्या लिखा हुआ है। एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगो एलसीएओ। व्हाट इज एलसीएओ, लीनियर कॉम्बिनेशन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने तरह का होता है, बीएमओ। कब बनता है, जब कौन सा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। लेस एनर्जी देन इंडिविजुअल एटम, इंडिविजुअल एटम से एनर्जी कम है। नोडल प्लेन नहीं है, यानी गैप नहीं, न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन है। रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा और पाई। अभी पाई की भी एग्जांपल दे दूंगा। एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कब बनेगा, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एनर्जी ज्यादा है, इंडिविजुअल एटम से एनर्जी ज्यादा है। नोडल प्लेन बिटवीन न्यूक्लियाई, देखो फासले, और रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टेरिक और पाई स्टेरिक, ठीक है बेटा। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर पॉलीसेंट्रिक। इसका मतलब क्या है, देखो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। पॉलीसेंट्रिक का मतलब इसके अंदर दो न्यूक्लियस है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक है बेटा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, कितने न्यूक्लियस है, एक है। जिस एटॉमिक ऑर्बिटल में एक न्यूक्लियस है, सही, एक न्यूक्लियस मतलब मोनोसेंट्रिक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो से ज्यादा या दो न्यूक्लियस है तो पॉलीसेंट्रिक है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, एक सवाल एमसीक्यू आया हुआ है कि अगर एलसीए होगा,
एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के दरमियान, तो क्या LCOO से सिग्मा बॉन्ड बनेगा या पाया? दोनों बन सकते हैं। LCAO से या तो BMO बनेगा या ABMO बनेगा। सही, LCAO से सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। अब देखो यहाँ पे ये हेड टू हेड टकरा रहा है ना, क्या बनेगा आपका? सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं p ऑर्बिटल की डायग्राम बना दूं, यहाँ पे एक p दूसरे p से टकराएगा, ये भी LCAO कर रहे हैं बेटा, क्यों? न्यूक्लियर एक्सिस पे रहते हुए टकरा रहा है, लेकिन साइडवेज ओवरलैपिंग से या तो पाई बॉन्ड बनेगा। अच्छा, आपका कंस्ट्रक्टिव हुआ तो इस तरह पाई बॉन्ड बन जाएगा। फाइनल देखो कंस्ट्रक्टिव का पाई बॉन्ड इस तरह बन जाएगा ये, और अगर डिस्ट्रक्टिव हुआ तो ये इस तरह हो जाएगा। दोनों के दरम्यान नोडल प्लेन आ जाएगा, ये नोडल प्लेन आ गया। सही है, तो ये पी का भी बता दिया और इसका भी बता दिया। तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बताऊंगा।